गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 11th में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक्सपेंशन इन सॉलिड स्टार्ट किया था, तो उसी पे कुछ न्यूमेरिकल्स आज डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। व्हेन टेम्परेचर ऑफ रॉड increases from T degree Celsius to T plus delta T, its moment of inertia increases from MY means moment of inertia. Its moment of inertia increases from I to I plus delta I. If alpha is coefficient of linear expansion, then delta I by I equals to 2 alpha delta T. Alpha delta T by 2 delta T by alpha. ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं हम। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है रॉड का, दैट इज ml² by 12। तो आपको अगर ध्यान हो तो इसके अंदर हम जो एरर्स में किया था, डेल्टा आई बाई आई इज दिस इज डेल्टा एम बाई एम प्लस 2 डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, 12 तो आएगा नहीं, कॉन्स्टेंट्स नहीं आता इसमें। अब इसमें जो मास है दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड, एम इज कॉन्स्टेंट, डेल्टा एम हो गया 0। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा आई बाई आई इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, दिस इज 2 डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, एज डेल्टा एल विल बी इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, देयरफॉर डेल्टा एल बाई एल हो गया अल्फा डेल्टा टी, देयरफॉर डेल्टा आई बाई आई इसकी वैल्यू आ जाती है 2 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है जी, ये आ जाता है, तो ए ऑप्शन आ जाती है यहाँ पर 2 अल्फा डेल्टा टी से। ये जो सबसे पहले हमने किया था जब एरर्स, तो उसके हिसाब से हम इसको कर रहे हैं। इसमें m/12 एक तरह से कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, 12 भी कांस्टेंट है, तो उसमें डेल्टा आई बाई इक्वल टू 2 डेल्टा एल बाई एल बन जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, वहां उस समय मैंने इसको बताया हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं आगे। थिन ब्रास शीट at 10 degree Celsius and a thin steel sheet at 20 degree Celsius have the same surface area. The common temperature at which both would have the same area is alpha of brass, this is 19 into
10⁻⁻⁶ per degree Celsius. Alpha of steel 11 × 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये गिवन है। तो ए पार्ट आता है इसका -3.75 डिग्री सेल्सियस, बी पार्ट -2.75 डिग्री सेल्सियस, सी पार्ट 2.75 डिग्री सेल्सियस प्लस डी पार्ट +3.75 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, तो आइए इसमें हम देख लेते हैं। ये शीट 10 डिग्री सेल्सियस पे, थिन स्टील शीट है 20 पे, सेम सरफेस एरिया है। तो कॉमन टेम्परेचर तक इसको हीट करना है ताकि इनका सेम एरिया आ जाए। ठीक है, देयरफॉर एरिया फॉर ब्रास इज इक्वल टू इनिशियल एरिया A0 1 + बीटा फॉर ब्रास, फाइनल टेम्परेचर है थीटा -10, एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू A0 1 + बीटा फॉर स्टील, थीटा -20. According to question, area of brass is equal to area of steel. Therefore, A0 1 + beta brass theta -10 is equal to A0 1 + beta of steel theta -20. ठीक है, तो A0 कैंसिल हो गया यहाँ पे, therefore ये बच गया 1 + बीटा ब्रास थीटा -10, 1 + बीटा ऑफ स्टील थीटा -20. 1 भी कैंसिल हो गया, बीटा ऑफ ब्रास हम यहाँ पे लिख लेते हैं बीटा जो होता है दैट इज 2 times अल्फा, this is 2 times alpha of brass theta -10, 2 times alpha of steel theta -20. तो अल्फा ऑफ ब्रास ले लेते हैं 19, 10⁻⁻6 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 11 थीटा -20, 19 थीटा -190, 11 थीटा माइनस, ठीक है जी। तो 19 - 11 इज 8 थीटा। इसका हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, ये आ जाएगा 8 थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू 190 - 220, थीटा इज इक्वल टू आ गया -30/8 -15/4। ठीक है, -3.75 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गया हमारा ए पार्ट। ठीक है जी, ये आ गई वैल्यू। ठीक है जी, 2 क्वेश्चन ये कवर हो गए। आगे बढ़ते हैं, थर्मल स्ट्रेस देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट पे। थर्मल स्ट्रेस, ठीक है, थर्मल स्ट्रेस पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। रॉड ऑफ सर्टेन लेंथ having cross sectional area A is fixed between 2 walls. Its temperature is raised. जब ये फिक्स है तब, ठीक है, its temperature is raised by delta theta. Find compressive force developed.
फाइंड कंप्रेसिव फोर्स डेवलप्ड इन रॉड एंड थर्मल स्ट्रेस। ठीक है जी। अब इसके अंदर दिस y इज नोन एज यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ रॉड। अल्फा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ रॉड। ठीक है। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अब इसमें थर्ड। तो अब इस केस में जैसे जैसे हम ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है ना, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, डेल्टा एल ड्यू टू हीट, वो हम ऐसे ले सकते हैं एल अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं। एंड ड्यू टू दिस, जैसी एंड एज रॉड ट्राइज टू एक्सपैंड, a compressive force starts acting। compressive force को T ले लेते हैं, starts acting at end points। at end points due to wall। therefore, ठीक है, डेल्टा एल ड्यू टू दैट फोर्स, फोर्स की वजह से जो है दैट इज स्ट्रेस टेंशन बाय एरिया, यहाँ यंग मॉडुलस, यहाँ हो गया एल। ठीक है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि इसमें नेट चेंज इन लेंथ इज 0, क्योंकि चेंज तो हो नहीं रही लेंथ, तो डेल्टा एल ड्यू टू हीट प्लस डेल्टा एल ड्यू टू फोर्स, इसका सम हमेशा क्या होगा, 0। देयरफॉर ये आ जाएगा एल अल्फा डेल्टा थीटा प्लस टी एल बाय ए यंग मॉडुलस इक्वल टू 0। तो आ जाएगा अल्फा डेल्टा थीटा प्लस टी बाय ए यंग मॉडुलस इक्वल्स टू 0। टी इज इक्वल टू माइनस वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा। ये जो टी आया, दिस इज compressive force developed in wire। This is compressive force developed in this wire or rod। ठीक है, therefore thermal stress is equal to T by A। मैग्नीट्यूड आ गया उसका यंग मॉडुलस अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है जी, दिस इज थर्मल स्ट्रेस। क्लियर है आपको? ऑल्सो कई बार ये ध्यान रखना है हमें, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, then compressive force develops। when temperature is increased, compressive force develops। ठीक है, when temperature is decreased, tensile force develops। basically if temperature of rod is increased, rod tries to push the wall, in turn wall starts pushing it, तो compressive force आएगी उसके पास। और जब टेम्परेचर हम डिक्रीज करते हैं तो रॉड ट्राइज टू कॉन्ट्रैक्ट, तो वॉल उसको वापस पुल करती है, तो टेंसाइल फोर्स डेवलप होती है। ठीक है ना, इस तरह से ध्यान रखना है।
तो कभी इसमें ऐसा ही पूछ लेते हैं, थर्मल स्ट्रेस जैसे पूछा है, दैट इज थर्मल स्ट्रेन। व्हाट इज थर्मल स्ट्रेन? थर्मल स्ट्रेन जो है दैट इज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। तो यहां से आता है फ्रॉम वन थर्मल स्ट्रेन, दिस इज एल अल्फा डेल्टा थीटा। ध्यान रखना, आप डायरेक्टली पूछ लें तो आपको मालूम भी होना चाहिए ऑब्जेक्टिव के पर्पज से। ठीक है जी, ये देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे बेस्ड। ब्रास वायर 1.8 meter long at 27 degrees Celsius is held taut with little tension between two rigid support. ठीक है, दो रिजिड सपोर्ट के बीच में आप 27 डिग्री सेल्सियस पे 1.8 मीटर लॉन्ग वायर को टाइट रख रहे हैं आपको। ठीक है, इट इज रिटन एज taut if the wire is cooled। अब अगर टेम्परेचर ड्रॉप करते हैं, if the wire is cooled to a temperature of -39 degree Celsius, what is the tension? What is the tension developed in wire if its diameter is 2 mm? Alpha of brass 2 into 10 की पावर -5 पर केल्विन। ठीक है, ये देख लेते हैं। और यंग मॉडुलस फॉर ब्रास इज 0.91 into 10 की पावर 11 पास्कल। ठीक है जी, आइए अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। एज वी नो, ये हमें पता ही है, टेंशन जो है दैट इज वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा। तो ये वैल्यू आ जाएगी सीधा 0.91 इंटू 10 की पावर 11 इंटू पाई इंटू कितना उसका डायमीटर दिया हुआ है 2 mm, तो रेडियस हो गया 1 mm 10 की पावर -3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, दिस इज 2 इंटू 10 की पावर -5 इंटू डेल्टा थीटा। चेंज इन टेम्परेचर 27 माइनस ऑफ माइनस वो हो जाएगा +39। तो टेंशन की वैल्यू ये आ जाती है 0.91 इंटू 10 की पावर 11 इंटू पाई इंटू 10 की पावर -6, 2 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 66। ठीक है जी, तो ये हम सारा मल्टीप्लाई करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी ये हम लिखते हैं 0.91 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 66, दिस इज 377.17 इंटू ये आएगा 11 माइनस 11 न्यूटन। टेंशन की वैल्यू आती है 377.17 न्यूटन। ठीक है, इतनी टेंशन उसमें डेवलप होगी वहां पे। ठीक है जी, ये आ रहा है हमारे पास, क्लियर है। फॉर्मूले की एप्लीकेशन है सिर्फ, वही हमने यहाँ पे की है। ठीक है जी, आइए जैसे हमने एक्सपेंशन इन सॉलिड किया था वैसे ही नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर।
anomalous expansion of water, basically on heating water from 0 to 4 degree Celsius, water जो है that starts contracting and its volume decreases. वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा, मास कांस्टेंट है, तो डेंसिटी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. फिर ऑन हीटिंग इट बियॉन्ड 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर अगर उसको हीट करेंगे, देन इट्स वॉल्यूम स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, मतलब फिर एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देता है, तो डेंसिटी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है. ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है. सो ऑन हीटिंग वाटर फ्रॉम from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius, water contracts and its volume decreases, hence density increases. After 4 degrees Celsius, on heating above 4 degrees Celsius, density of water decreases. And volume of water expands, increases. ठीक है, बेसिकली इसमें अगर हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर हम इस तरह से इसको दिखाते हैं. दिस इज डेंसिटी, दिस इज टेम्परेचर. दिस इज 4 डिग्री सेल्सियस और ये हो गया यहाँ पे 1 ग्राम पर सीसी. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर. दिस इज कॉल्ड एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर. ठीक है, दिस हैपेंस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. H bonding. ठीक है, दिस हैपेंस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जब हम 0 डिग्री सेल्सियस से उसको इंक्रीज करते हैं अप टू 4, तो वॉल्यूम उसका डिक्रीज होता है और डेंसिटी बढ़ती है. उसके बाद उसकी डेंसिटी घटनी स्टार्ट हो जाती है फिर. सो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट नाउ, लिक्विड इन फ्लास्क. तो इस केस में क्या है, लिक्विड जो है, लिक्विड इज फिल्ड इन फ्लास्क कंप्लीटली. ठीक है जी, तो ये हम ऐसे इसको शो करेंगे, इस तरह से इसको आप शो कर सकते हो, ऐसे. ठीक है जी, तो लिक्विड इसके अंदर फिल्ड है. ठीक है जी, लिक्विड फिल्ड है. वॉल्यूम जो है दैट इज V0. V0 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. ठीक है, V0 जो है दैट इज वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क. ऑन हीटिंग, on heating, on heating, if on heating अगर फ्लास्क का जो वॉल्यूम है वो
जो लिक्विड है उससे कम हो जाता है फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। तो लिक्विड जो है वो स्पिल कर जाएगा, लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ गया उस केस में, इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब ये हुआ इस केस में लिक्विड स्पिल ओवर, लिक्विड स्पिल ओवर हो जाता है। तो यंग मॉडल जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, कोफिशिएंट ऑफ ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम इसमें लिखते हैं फाइनल वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो इस केस में क्या है कि जो फाइनल वॉल्यूम दोनों का सेम हो गया, ठीक है ना। तो इस केस में फाइनल वॉल्यूम दोनों का सेम है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड है वो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क हो जाएगा। थर्ड केस जिसमें फ्लास्क का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा हो गया, वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो कुछ स्पेस एम्प्टी रह जाता है इसके अंदर। इस केस में लिक्विड जो है उसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन फ्लास्क के कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन से कम हो गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। इसके अंदर हम ये देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, इसके बारे में हम लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ, ये आएगा कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड माइनस कोफिशिएंट ऑफ फ्लास्क, एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क। देयरफॉर ये आ जाएगा y लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू फ्लास्क, लिक्विड माइनस फ्लास्क, ठीक है। तो इन तीनों केसेस में लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू फ्लास्क फर्स्ट केस में है पॉजिटिव, दूसरे केस में लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू फ्लास्क है जीरो, तीसरे केस में लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू फ्लास्क है नेगेटिव। ये फॉर्मूला होता है उसका, ठीक है जी। क्लियर है ना। लिक्विड इन फ्लास्क रखेंगे तो पहले यहाँ पर हम वॉल्यूम जो है फ्लास्क का जो वॉल्यूम है लिक्विड का सेम है, फिर हीट करने पे तीन केस बनते हैं, एक बार फ्लास्क का वॉल्यूम कम रह जाता है, लिक्विड स्पिल ओवर हो जाता है, एक बार दोनों का वॉल्यूम बराबर रहता है फाइनली ऑन हीटिंग, तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड और फ्लास्क का सेम रहता है। अगर एक केस में वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क ज्यादा रहता है ऑन हीटिंग तो कुछ स्पेस एम्प्टी रह जाता है, तो इस केस में लिक्विड का जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है वो कम रहेगा फ्लास्क के कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन से, ठीक है। तो आइए अब इसको यूज करते हुए क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, ए ग्लास फ्लास्क where volume is exactly 1000 centimeter cube at 0 degree Celsius is filled level full of mercury at this temperature.
मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे। when this flask and mercury is both are heated to 100 degree Celsius, 15.2 centimeter cube of mercury overflows. तो फर्स्ट केस हो गया। if the coefficient of cubical expansion of Hg mercury is 1.84 into 10 की power minus 4 per degree Celsius, compute coefficient of linear expansion of this glass flask मतलब है ना, coefficient of linear expansion of glass। ठीक है जी, आइए इसको देख लेते हैं एक बार। वॉल्यूम हमें इनिशियली दे रखा है कि कितना है, तो इसके हिसाब से हम देख लेते हैं। जो वॉल्यूम जो फ्लास्क का है दैट इज V नॉट which is 1000, 1 plus gamma of flask delta theta which is 100, volume of liquid पहला तो 1000 ही है, 1 plus gamma of liquid into 100 according to question। लिक्विड तो स्पिल ओवर हो गया ना हीट करने के बाद लिक्विड, और फ्लास्क का डिफरेंस जो है दैट इज 15.2 सेंटीमीटर क्यूब। therefore 1000 1 plus 100 of coefficient of expansion of liquid minus 1000 1 plus 100 gamma of flask 15.2, ये आ गया 1000, ये आ गया 100 लिक्विड माइनस फ्लास्क 15.2। ठीक है जी, ये आ गया गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ फ्लास्क इज 15.2 into 10 की पावर minus 5। so gamma of liquid is gamma of flask plus 15.2 into 10 की पावर minus 5, ये आ जाएगा फ्लास्क, दिस इज 1.8। सॉरी, हमें पता किसका करना है, ग्लास का, फ्लास्क का पता करना है हमें। therefore this is flask is equal to liquid minus 15.2 into 10 की पावर minus 5, ये आ जाएगा 1.84 into 10 की पावर minus 4 माइनस, ये हो गया 1.52 into 10 की पावर minus 4, तो ये आ जाता है 0.32 into 10 की पावर minus 4 per degree Celsius फ्लास्क का। so gamma of flask is 3 times alpha of flask, so alpha of flask is 0.32 by 3 10 की पावर minus 4 per degree Celsius, 0.106 into 10 की पावर minus 4 per degree। so फ्लास्क का ये आ गया 1.06 into 10 की पावर minus 5 per degree Celsius। ठीक है, चेक कर लीजिए, इस तरीके से हमने क्वेश्चन को परफॉर्म किया। फ्लास्क का ले लिया फाइनली ऑन हीटिंग, और ऐसे ही लिक्विड का ले लिया ऑन हीटिंग। कोर्स लिक्विड का ज्यादा था वॉल्यूम तभी तो स्पिल ओवर हुआ, तो वो डिफरेंस ले लेते हैं फाइनल, वो स्पिल ओवर है, फिर वैल्यूज पुट कर दी बस हमने। ठीक है जी, हाँ ये नेक्स्ट पे आते हैं। टू 250 सेंटीमीटर क्यूब glass bottle is completely filled with water at 50 degrees Celsius. The bottle and
water are heated to 60 degrees Celsius, how much water runs over? ठीक है, मतलब वो स्पिल ओवर होगा, कितना वाटर देखते हैं स्पिल ओवर होता है। How much water runs over if expansion of bottle is neglected? If expansion of bottle is included. Beta of glass 1.2 into 10 की पावर -5 per degree Celsius. Gamma of liquid 60 into 10 की पावर -5 per degree Celsius. ठीक है, तो आइए हम इसको देख लेते हैं एक बार। और दिस इज 250 सेंटीमीटर क्यूब जो है चेक कर लेते हैं एक बार। तो आप देखिए 250 सेंटीमीटर क्यूब ग्लास बॉटल जो है इट इज कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। द बॉटल एंड वाटर आर हीटेड टू 60 डिग्री सेल्सियस। और हाउ मच वाटर रन्स ओवर इफ एक्सपेंशन ऑफ बॉटल इज नेग्लेक्टेड। देखते हैं नेक्स्ट में क्या हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है जी, नहीं तो इसमें बेसिकली क्या है कि स्टार्टिंग में 250 सेंटीमीटर क्यूब दे रखे हैं, तो वी नॉट आ गया 250 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास। तो फाइनली expansion of bottle is neglected, ये part expansion of bottle is neglected, expansion of bottle neglected, therefore final जो वॉल्यूम होगा वाटर का that is equal to initial volume which is 250 1 plus gamma of water multiplied by देखते कितना उसको रेज किया 60 और ये 50 था तो 10 आ गया। दिस इज 60 minus 50 तो ये आ गया 250 1 plus 10 times gamma of water. This is 250 1 plus 10 times. So what is gamma of water liquid का 60 into 10 की power -5, 60 into 10 की power -5. This is 250 1 plus 6 into 10 की power -3. So this is 250 into 1 point क्या आ जाएगा 6। ठीक है ना, 1.006। तो ये हम देख लेते हैं एक बार, ये वैल्यू आ जाएगी 250 into 1.006, इसकी वैल्यू आएगी 251.5। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे हमें पता चलेगा कितना वॉल्यूम जो है दैट विल रन ओवर, वॉल्यूम ऑफ वाटर रन्स ओवर, स्पिल ओवर होगा जितना, दैट इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम विच इज 250। तो ये वैल्यू आ जाएगी 251.5 माइनस 250, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। कितना वाटर जो है दैट विल रन ओवर, स्पिल ओवर हो जाएगा। बी लेते हैं, एक्सपेंशन ऑफ बॉटल इंक्लूडेड। expansion of bottle is included, therefore final volume of water जो है that is this is 250 1 plus gamma of water into 10. Also final volume of flask, it is 250 into 1 plus gamma of flask into 10.
देयरफॉर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क 250, डिफरेंस लेंगे हम तो ये आ जाएगा वाटर माइनस फ्लास्क इंटू 10, वाटर माइनस फ्लास्क, दिस इज 250 इंटू गामा ऑफ वाटर जो लिक्विड का है 60 इंटू 10 की पावर -5 माइनस गामा ऑफ फ्लास्क, so this is 6 alpha is equal to 3 beta is equal to 2 gamma, ठीक है, तो गामा की वैल्यू आ जाती है 3/2 बीटा, this is 3/2 of beta of flask into 10, this is 250 60 into 10 की पावर -5 माइनस 3/2 तो बीटा ले लेते हैं, फ्लास्क का कितना है 1.2 into 10 की पावर -5, 1.2 into 10 raised to the power -5, 250, ये आएगा 60 into 10 की पावर -5, ये आएगा 1.8 into 10 की पावर -5 into 10 की पावर -5, 60 minus 1.8, ये आएगा 25 into 10 की पावर -3, 60 minus 1.8, तो ये कितनी वैल्यू आ जाती है, ये आ जाएगा 58.2, ठीक है, तो दिस इज वाटर माइनस फ्लास्क, तो ये वैल्यू दे देते हैं हम 25 मल्टीप्लाइड बाय 58.2, ठीक है, दिस इज 1455 minus 3, this is 1.455 centimeter cube, 1.455 centimeter cube, ठीक है जी। अगर हमने एक्सपेंशन ऑफ बॉटल को इंक्लूड कर लिया तो बॉटल भी एक्सपैंड करेगी और वाटर भी एक्सपैंड करेगा, दोनों को एक्सपैंड कराते हैं, उनका फाइनल हम पता करते हैं क्या फाइनल वॉल्यूम है और फाइनली हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे फिर, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट वुड बी डिफरेंस इन हाइट, what would be difference in height of column in a U-tube if liquid is water and left arm is 1 meter high, at 4 degrees Celsius and other arm is at 75 degrees Celsius, gamma of water is 20 into 10 की पावर -5 per degree Celsius, ठीक है जी। चेक कर लेते हैं इसको, what would be the difference in height of column in a U-tube if liquid is water and left arm is 1 meter high, तो इसके लिए हम पे ये बना लेते हैं एक बार, ठीक है जी। तो इसमें देखिए ये है H1, ठीक है जी, ये आ गया, तो इसमें आप ये देखेंगे इधर H1 और इधर H2, ये आ गया H1 1 मीटर, दिस इज H2, ठीक है, और ये टेम्परेचर भी हमें गिवन है
दिस टेम्परेचर इज 4 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर जो है दिस इज 75 डिग्री सेल्सियस। तो बॉटम पे प्रेशर सबका सेम है, तो देयरफॉर P नॉट प्लस H1 ρ1 G इज इक्वल टू P नॉट प्लस H2 ρ2 G। ठीक है, तो ये आ गया H1 ρ1 इक्वल टू H2 ρ2। देयरफॉर एज ये तो हमें पता ही है दैट ρ2 इज इक्वल टू ρ1 1 प्लस गामा ऑफ वाटर इनटू डिफरेंस इन टेम्परेचर। राइट साइड में 75 माइनस 4, तो ये पता है कि राइट साइड में है जो वो ρ2 है। ये भी हम यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसका डेंसिटी ρ1 और इसकी डेंसिटी ρ2। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। तो ये आ जाएगा H1 ρ1 इज इक्वल टू H2 ρ2। ρ2 इज ρ1 on 1 प्लस गामा वाटर, डिफरेंस आ जाएगा 75 माइनस 4 विच इज 71। H1 ρ1 H2 ρ2 1 प्लस 71 ρW, ρ1 कैंसिल हो गया, देयरफॉर H2 इज इक्वल टू आ गया H1 1 प्लस 71। अच्छा इसमें गामा होगा, सॉरी रो नहीं गामा, ये वैल्यू आएगी गामा ऑफ W। गामा ऑफ W गिवन होगा 20 इंटू 10 की पावर माइनस 5, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा H2 इंटू H1 प्लस H1 71 इंटू 20 इंटू 10 की पावर माइनस 5, H2 माइनस H1। दिस इज H1 71 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4। व्हाट इज H1? H1 आपको गिवन है, इट इज 1 मीटर लेफ्ट साइड पे, तो दिस इज 1, ये आ जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये आ जाएगा 0.0142 मीटर, दिस इज 1.42 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में हमें पता करना हो। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, चेक कर लीजिए, दोनों तरफ हमने बॉटम पे प्रेशर इक्वेट कर दिया, क्योंकि सेम लेवल पे प्रेशर हमेशा सेम होता है। तो P एट द टॉप विच इज P नॉट ओपन टू एटमॉस्फेयर प्लस H रो जी, दोनों तरफ H1 H2 अलग अलग है और डेंसिटी भी वाटर की अलग है, क्योंकि टेम्परेचर अलग अलग है। तो हमने फिर डेंसिटी और टेम्परेचर का जो रिलेशन था जो हमने पढ़ा था वो लगाया, क्योंकि डेंसिटी हमेशा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा डेंसिटी डिक्रीज करती है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता है। तो ये आ गया फिर। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A solid body floats in liquid at 0 degrees Celsius so that 98% of its volume is underwater. When liquid is heated to the body is submerged in it completely. Find coefficient of cubic expansion for liquid. If Young modulus for if
cubical expansion for solid is 2.6 into 10 की पावर -6 per degree Celsius। ठीक है जी। तो हमें बेसिकली इसका क्यूबिकल एक्सपेंशन हमें गिवन है सॉलिड का। इसको ऐसे देखते हैं हम, लिक्विड जो है चैप्टर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है जी। सो व्हेन फ्लोटिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो तब आप देख लीजिए इस तरफ इस तरीके से होगा ये पोर्शन जो है इसका लिक्विड में है, और लिक्विड ये इस तरह से हम शो कर देते हैं, ये लिक्विड है। ठीक है जी। तो अभी इसके अंदर हमें पता ही है 98% इज इनसाइड, तो वेट नीचे की तरफ लगेगा mg, 0.4 ऊपर की तरफ है b, तो v रो g mg इज इक्वल टू v डैश रो लिक्विड का है इंटू g, m की वैल्यू आ गई v डैश रो ऑफ लिक्विड इंटू g, g तो कैंसिल हो चुका है, और हमें v डैश गिवन है, इट इज 98% ऑफ टोटल v, तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू 0.98 v रो ऑफ लिक्विड। ठीक है ना, रो ऑफ लिक्विड। ऑल्सो व्हेन फ्लोटिंग एट, जब ये फ्लोटिंग एट 250 डिग्री सेल्सियस, जब पूरा उस पे अगर ये फ्लोट कर रहा है तो ये कंप्लीटली सबमर्ज हो चुका है, और उस केस में ये इस तरह से हमें कंप्लीट हम इसको दिखा रहे हैं कि ये mg नीचे है और ऊपर की तरफ 0.4 है नेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें आएगा यहाँ पे mg इज इक्वल टू v टोटल रो ऑफ लिक्विड, बट ये चेंज हो चुका है अब रो, क्योंकि हीट हो चुका है ये mg। तो इसके अंदर ये मास जो है दैट रिमेन्स सेम, ये वॉल्यूम जो है ये भी जो है बॉडी का हमें mg इज इक्वल टू v रो g, ये v इज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी, इसको भी डैश ले लेते हैं हम, v डैश रो डैश लिक्विड। ठीक है जी। therefore as m is same, therefore ये आएगा 0.98 v रो ऑफ लिक्विड इस टेम्परेचर पे 0 पे, और ये आ जाएगा v डैश रो डैश लिक्विड। ठीक है जी। तो अब इसके अंदर हम इस तरह से देख लेते हैं, v डैश इज इक्वल टू v 1 plus gamma of solid to change in temperature, which is 250 minus 0, sorry this is 25 degrees Celsius, 25 है 50 नहीं है, this is 25 डिग्री सेल्सियस, ये भी 25 कर देते हैं, this is 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। तो अब ये इधर हम सबट्रैक्ट करेंगे जब इसको, we'll get 25 minus 0। ठीक है, ये आ गया, this is फाइनल वॉल्यूम ऑफ बॉडी, फाइनल वॉल्यूम बॉडी का है एट 25 डिग्री सेल्सियस, दिस इज इनिशियल मतलब कंप्लीट वॉल्यूम है ना, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ बॉडी, टोटल वॉल्यूम है दोनों में एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास, तो इसको हम एक बार यहाँ लिख लेते हैं। तो और साथ में डेंसिटी जो लिक्विड की रो डैश जो है लिक्विड की फाइनल डेंसिटी इज इक्वल टू इनिशियल डेंसिटी 1 plus gamma of liquid into 25 minus 0, ये आ गया। therefore अब मैं इसको इक्वेट कर रहा हूँ 0.98, ठीक है जी, v डैश यहाँ आएगा रो l इक्वल्स टू, इसको आते हैं पूरे उसमें लिखेंगे, therefore 0.98 v into रो l इज इक्वल टू v डैश में आ जाएगा v
1 + 25 ये आएगा YS कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, और इसमें आ जाएगा रो L। यहाँ पे ये बनेगा इक्वल टू रो L बाय 1 + गामा ऑफ लिक्विड 25। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल हो जाएंगे, 0.98 रह जाएगा, V और रो L कैंसिल हो गए, 1 + 25 कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड 1 + 25 कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। लिक्विड का हमें फाइंड आउट करना है, तो ये इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे 1 + 25 ये आएगा 100/98 1 + 25 कोफिशिएंट ऑफ लीनियर क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो अब मुझे लिक्विड का पता करना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 + 25 और लिक्विड इज इक्वल टू दिस इज 50/49 प्लस 50/49 25 YS, तो ये आ जाएगा 25/L माइनस कर देंगे हम, तो दिस इज 1/49 प्लस 50/49 इंटू 25 इंटू YS। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाइए यहाँ पे YL यस 1 + 50 इंटू 25 इंटू 2.6 इंटू 10⁻⁻6 बाय 49 इंटू 25। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है जी, इसको सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू कितनी आ रही है, तो इसको देख लेते हैं हम। दिस इज 50 × 25 × 2.6 3250 आता है इंटू 10⁻⁻6, तो ये आ जाएगा 1.00325 डिवाइडेड बाय 49 इंटू 25। ठीक है, इसको हम आगे वो कर लेते हैं, वैल्यू इसकी फाइंड आउट करते हैं एक बार। So this is coefficient of linear cubical expansion for liquid is this 1.00325 1.00325 divided by 49 into 25 49 into 25। ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस, और हमें पता करना है कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन पता करना है हमें, यही वैल्यू हमें पता करनी है। इसको देख लेते हैं एक बार। दिस इज 1.00325 डिवाइडेड बाय 49 डिवाइडेड बाय 25, ये वैल्यू हमारे पास आएगी 0.0008189 पर डिग्री सेल्सियस। 1 2 3 4 दिस इज 8.18 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻4 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो आगे हम इसको देख लेते हैं, और इसमें क्लियर है ये आपको? ठीक है ना, सेम हमने बस उसके बाद तो सॉल्व भी किया है, यहाँ पे दोनों रख के वैल्यूज फिर सॉल्व कर दिया हमने। नेक्स्ट देख लेते हैं, नहीं ये आएगा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन is 49 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन। ठीक है, what is the fractional increase या change in its density
for a 30 degree rise in temperature. ठीक है जी। Therefore इसके अंदर है density final is equal to density initial 1 plus gamma of liquid into delta theta. तो बेसिकली ये वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रो इनिशियल 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा पावर में आ गया -1। इसको हमने एक्सपैंड कर दिया तो ये 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा आ गया रो फाइनल। तो देयरफॉर हमें चेंज पता करना था, फ्रैक्शनल चेंज। तो फ्रैक्शनल चेंज जो है उसकी वैल्यू इस तरह से हम लिख सकते हैं, डेल्टा रो बाय रो इनिशियल, दिस इज रो फाइनल माइनस रो इनिशियल बाय रो इनिशियल। तो इसको इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ये वैल्यू आएगी फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज जो है रो फाइनल की वैल्यू हम लिख लेते हैं रो इनिशियल 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा माइनस रो इनिशियल बाय रो इनिशियल 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा माइनस 1, दिस इज माइनस गामा डेल्टा थीटा, दिस माइनस 49 into 10 की पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 30। तो ये वैल्यू आ जाती है 147 10 की पावर -4। इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0147। दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज। परसेंटेज करना है तो इनटू 100 कर देंगे तो 1.47% आ जाता है इसके अंदर। ठीक है जी, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे और। ठीक है, थैंक यू।